आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बखैर होंगे और सच्चाई से ये भी बताइएगा कि आखिरी मर्तबा आप सभी ने कब सोचा था कि अपनी ज़िंदगी को बदलना है। वैसे सोचते सोचते तो मतलब सोचना तो रोज़ होता होगा, लेकिन उस पर अमल करने के बारे में कब सोचते होंगे? नहीं किया, नहीं सोचा तो कब करेंगे? परेशान हैं तो इस परेशानी से कब निकलेंगे? रोजगार नहीं है तो कैसे रोजगार मिलेगा? ऐसे सोचकर या बैठकर किसी मसले का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। देखिए, इसको प्रैक्टिकली समझिए। सिर्फ दूसरों को लान तान करके, हुकूमतों के सर थोप कर, इल्ज़ाम वगैरह और वैसे भी बहुत सारी बातें करके कोई फ़ायदा होता नहीं है। आसमानी किताबों में भी लिखा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने आप हालत के बदलने का। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम हेलो करियर में। नाज़रीन, क्या हो अगर आज से आप फिर से अपनी कोशिश शुरू कर दें, दोबारा उठ खड़े हुए और उस चीज के लिए जो आपका सपना भी है और जरूरी भी है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या मुलाजमत की तलाश में हो, एक रिपोर्ट कहती है कि जिस दिन इंसान उठ खड़ा होता है उस दिन से वो जीत जाता है, बल्कि जीत वहीं से शुरू हो जाती है। मंजिल जरूर उसे थोड़ी कोशिशों के बाद मिलती है, लेकिन मंजिल उस शख्स की तकदीर में लिख दी जाती है। और यकीन मानिए, और यकीन ये भी है कि उसका खुदा भी उसका हामी और नासिर हो जाता है। जो शख्स कोशिशें करता है, जो शख्स ख्वाब देखने पर नहीं बल्कि ख्वाब बुनने पर यकीन रखता है। जिंदगी के दो मरहले, एजुकेशन यानी तालीम, जॉब यानी मुलाजमत, इन दो मरहलों में थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, थोड़ा गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है, थोड़ी मशवरे की ज़रूरत होती है, वरना चीज़ें बदल सकती हैं और या नहीं तो इधर उधर डाइवर्ट हो सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की पहल हेलो करियर में इन्हीं तमाम मुद्दों पर, इन्हीं तमाम चीज़ों पर फोकस किया जाता है। यानी आपकी तालीम या आपकी मुलाजमत से मुताल्लिक जो भी मसाइल हैं, जो भी रुकावटें हैं, उसको हल करने की कोशिश की जाती है। आज के हमारे करियर एक्सपर्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब। संजय जी, बहुत इस्तकबाल है हेलो करियर में आपका। न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्रोग्राम में यकीनन आपने इससे पहले भी अपने तमाम तर मसाइल जो है सुलझाने की कोशिश किए होंगे, पूछने की कोशिश किए होंगे। आज भी आप पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और उस पर आपको कॉल करना है और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है आप प्रोफेसर साहब से पूछ सकते हैं, जो भी आपकी तालीम के ताल्लुक से हो, आपके बच्चों की तालीम के ताल्लुक से हो या फिर मुलाजमत यानी जॉब के ताल्लुक से हो। संजय जी, नीट की बात कर लें पहले, क्योंकि अभी नीट के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। एनबीई ने भी ऐलान किया है कि जल्द नई तारीख का ऐलान होगा। ऐसे में वक्त बहुत कम है। तैयारी के हवाले से बच्चे क्या करें इस वक्त? देखिए आमिर, अभी जो नीट का पिछला नोटिफिकेशन आया था वो अप्रैल महीने में आया था और अप्रैल में ये कहा गया था कि नीट का एक फॉर्म भरने का जो समय है वो 6 अप्रैल से 6 मई तक 2022 तक है। ठीक है। और जो उसमें सूचना आई थी वो ये थी कि 17 जुलाई को एक्चुअली नीट का एग्जाम संडे के दिन होगा। तो अभी तक तो लग रहा है कि संडे के दिन 17 जुलाई को होगा, यदि कोई और परिस्थिति नहीं बनती है, जैसे कि कहते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। तो मैं नीट के सभी उन बच्चों को और प्रतिभागियों को बोलना चाहूंगा कि एग्जाम जो है, एक चीज और सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, जो नीट के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं, कि पहले का जो पेपर होता था 3 घंटे का, वो बढ़ा करके 3 घंटे 20 मिनट का कर दिया है। ये अच्छी खुशखबरी है कि 200 प्रश्न ही रहेंगे, लेकिन समय 20 मिनट और आपका बढ़ गया है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, खूब प्रैक्टिस करें। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर होता है वो 2 सेक्शनों में बटा होता है। उसमें एक है कैटेगरी सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 35 सवाल आपको पूछे जाते हैं, आपको अटेम्प्ट करना ही है। और सेक्शन बी में यदि आपको 15 सवाल पूछे जाते हैं, उन 15 सवालों में जो 10 सवाल आपको सही लगते हैं वही करें। यदि 10 से आप ज्यादा कर देते हैं, 11वां सवाल करते हैं, तो वहां फिर वो कॉपी नहीं चेक कर जाएगी। और जैसे ही आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो माइनस मार्किंग है। तो इसलिए 10 सही सवालों का ही सेक्शन बी में करें। तो मेरा कहना है कि जो 200 प्रश्न है उसमें से ट्राई करें कि 180 कम से कम सवाल आप हल कर लेते हैं। तो 180 सवाल हल करते हैं तो 100% से मानिए कि आप नीट की परीक्षा पास कर रहे हैं। और साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, कई बार उत्साह में लगता है, कंफ्यूजन में लगता है
कि कुछ प्रश्न वो लगता है कि ये सही हो सकता है, तो वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो माइनस मार्किंग से भी खतरा है। तो जो यहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज नहीं हो सकती या कंफ्यूजन है आपके मन में, ऐसे सवाल अटेम्प्ट ना करें। और नीट में जो और परिवर्तन होंगे, जो भी सूचनाएं आएंगी, तो जो पिछला नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ये कहा गया था कि हम एक संदेश ऐप दे रहे हैं, SNDES, वो ऐप डाउनलोड कर ले आप लोग, तो जो भी सूचना आती रहेगी वो आपको अपडेट करते रहेंगे उस ऐप के माध्यम से। तो मैं सभी उन नीट के छात्रों को बोलना चाहूंगा, संदेश ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे ये जुलाई में, जो 17 जुलाई को अभी डेट फिक्स है, हो सकता है आगे पीछे होती रहे, तो पूरी सूचना आपको वहां पर मिल जाएगी। जी बिल्कुल, SNBS जो ऐप है उसके ज़रिए आपको बहुत सारी मालूमात मिल सकती है। साथ ही बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अगर 20 मिनट मिले हैं तो 20 मिनट बहुत होते हैं एक किसी भी बच्चे के लिए जो नीट में जो है नीट के इम्तिहान में उतरा हो। सर, अभी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे अभी सवाल कर रहे थे कुछ पहले कि कोचिंग जो कर रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक टेस्ट में वो बहुत कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए आमिर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बार बार कहता हूं कि जो कोचिंग होता है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस तो देता है, बेसिक गाइडेंस देता है, लेकिन बहुत कम ऐसी कोचिंग है जिनको पूरा पता होता है कि किस तरह पैटर्न होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं सब बच्चों को बोलता हूं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो, बेस्ट होता है कि आप पिछले 5 साल का या 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको लीजिए, उससे एक आइडिया मिलता है और उस तरह के सवाल को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग जब एग्जाम देते थे तो हम लोगों ने वही प्रैक्टिस अपनाया था, तो वो प्रैक्टिस करें, पुराने जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ऑफ दी मैन जो आप कहते हैं, तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहते हैं और जो आपको कमजोर पक्ष दिखाई देता है उसको बार बार रिवाइज करें। बार बार मैं कहता हूं कि 100 किताबें पढ़ने से अच्छा 10 अच्छी किताबें पढ़ें और बार बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, तो मुझे लगता है कोई भी एग्जाम, कोई भी कठिनाई आप पार कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ बहुत ही अहम है जो मैं जानना चाहूँगा बच्चों की तरफ से, क्योंकि हम सभी उसी पैराए से होकर के गुजरे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से पहले या थोड़ा पहले एक हाथ पैर फूल जाते हैं या फिर ठंडे पड़ जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में डर होता है, बहुत ज़्यादा खौफ अपने अंदर समा जाती है, तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, जिसको बच्चे आसानी से कर सकते हैं, वो भी भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये जो है ना एग्जाम का कहीं ना कहीं फोबिया होता है, एक मनुष्य का स्वभाव है कि आप कितने भी एकदम से आत्मविश्वास से भरे हों, लेकिन परीक्षा में जाते ही ऐसे लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब आप पेपर देखते हैं तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि 5 से 10 मिनट आप पूरा पेपर स्कैन करने के लिए दीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है, जहां पे लगता है कि यहाँ पे हमें आसानी होगी, जो लॉजिकल और रीजनिंग टाइप के सवाल मान लीजिए, या कि इस तरह से लग रहा है कि नहीं इसमें 100% फैक्चुअल चीजें आपकी चीजें हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो सबसे पहले तो उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने भी कभी बैंक का एग्जाम जब दिया था तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो हमें क्वेश्चन आते थे, जहां डाउट था उसको छोड़ दिया था। तो मुझे लगा कि सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना चाहिए और उसको अटेम्प्ट करने के बाद जो हाँ डाउट लगता है उसमें फिर थोड़ा समय बाद में दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको माइनस मार्किंग वाला जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, बार बार उसमें नंबर कटते हैं, तो मुझे लगता है उससे आप बच सकते हैं। और लास्ट के जो सवाल हैं जो एकदम से फैक्चुअल हैं, थोड़े से बहुत बचते हैं या दिमाग लगाने की जरूरत है, उनको आप बाद में अटेम्प्ट करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आमतौर पे मैं सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चों से पूछता रहता हूँ, नीट के हवाले से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत साल गुजर गए, 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए कुछ बच्चों के, लेकिन नहीं निकल पाया, नीट नहीं निकल पाया। तो ऐसे में वो बच्चे कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो है टूट जाता है, गिर जाता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे जो है इन सब चीज़ों को टैकल करें? सबसे बड़ी समस्या होती है, अभी हम बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, एक है स्टीफन स्पिलबर्ग की लाइफ स्टोरी। तो उसमें समस्या क्या होती है कि हम बहुत सारे निर्णय जो होते हैं अपने पेरेंट्स के दबाव के से लेते हैं, या आसपास के वातावरण से लेते हैं, या कि पीयर ग्रुप के प्रभाव से लेते हैं। मुझे लगता है जैसे 3 इडियट्स का होता है कि 3 इडियट्स का जो आमिर खान साहब बने हैं, रणछोड़दास चाचा, वो बने ही थे इंजीनियरिंग के लिए, और उनके दूसरे मित्र जो थे तो वो एक फोटोग्राफी के लिए बना था, एक दूसरे के लिए बना था। तो आप
आपको अपनी चीज को कहीं ना कहीं, तो स्टीफन स्पिलबर्ग साहब वही कहते हैं कि कई बार होता है कि हम 25 साल तक यही निर्णय नहीं जान पाते या नहीं समझ पाते कि हम किसके लिए बने हैं। तो नीट का यदि 5 बार परीक्षा नहीं, हम बोलते हैं कि 15 बार भी परीक्षा देगा और यदि उसके लिए वो नहीं बना है तो वो परीक्षा कभी नहीं पास कर पाएगा जब तक कि वो स्वयं उसका विल पावर नहीं है, उसकी समझ उसके हिसाब से नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम बार बार बोलते हैं, कोई भी निर्णय लेने के पहले, कोई परीक्षा लेने के पहले सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचानिए जिसके लिए आप बने हैं। ऐसा लगता है कि जहां पर जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आपका पैशन है, तब आप उसके पीछे भागे। तो मुझे क्या लगता है कि नीट तो मान लीजिए छोटी परीक्षा है, यदि आपका पैशन उससे कहीं बड़ा है तो नीट के जितने लोग काम करने वाले हैं आपके अंदर में काम कर सकते हैं। तो ये भी होती है चीजें। तो सबसे ज्यादा 5 बार आप परीक्षा दें या 15 बार दें, यदि आप उसके लिए नहीं बने हैं तो उसको छोड़ करके 1-2 साल अपनाने के बाद मुझे लगता है छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए जीवन में। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही कहा आपने, और ये स्ट्रेटेजी अपनानी भी चाहिए। स्ट्रेटेजी से मुझे याद आया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नीट के लिए ही नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए। सर, एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे तय करनी चाहिए एक बच्चे के लिए ख़ास तौर पे, और उसमें माँ बाप का, गार्जियन का क्या किरदार होना चाहिए? हाँ देखिए आमिर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैंने अभी इस ओर की किताब भी लिखी और आने वाली है। तो हमें लगता है इस उम्र में जाकर पता चलता है कि जब हम खूब सारा पढ़ते थे, खूब सारे नोट्स पढ़ाते थे, 10-10 किताबें एक साथ रखते थे और एक एक बढ़िया सा कोटेशन लिखते थे, तब मुझे नंबर नहीं आते थे। और आज यदि मुझे कोई परीक्षा दिया जाए तो मैं क्या करता हूं कि एक दिन पहले, मैं काम करते हुए कई एग्जाम ऐसे दिए कि एक दिन पहले मैंने सिलेबस देखा, उसका कंटेंट समझा और कुछ पॉइंट्स लिया और जो मेरा अभी तक का नॉलेज है उसको जाके मैंने लिखा, तो मुझे उससे बेहतर नंबर आया जब मैंने बहुत समय से दिया था उस परीक्षा को पास करने का। लेकिन वो हमें कहते हैं ना कि माइंड मैच्योर नहीं होता। तो क्या होता है कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम पास करना, खास करके जहां डिस्क्रिप्टिव और एनालिसिस है वाले सवाल हैं, तो मुझे लगता है एग्जाम पास करना एक आर्ट है। और जिस व्यक्ति को ये आर्ट आ गया तो वो चाहे 10 घंटे ना पढ़े, सिर्फ 2 घंटे पढ़ लेंगे तो वो परीक्षा पास कर जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो टेक्निक की, एक एग्जामिनर किस चीज को देखता है, कैसे उसका इवेल्युएशन करता है या मूल्यांकन करता है। यदि ये जानकारी आपको पता चल जाए, और वो जानकारी तभी हो सकती है कि कहते हैं ना कि जब तक आपको फेल्योर नहीं महसूस होता तब तक आप सक्सेस का स्वाद नहीं चख सकते हैं। तो 1-2 बार जब ऐसा बार बार देंगे एक तरह का एग्जाम, तो आपको अपनी कमियां पता चलेगी, कमियों का अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए। स्वयं मूल्यांकन करने के बाद कहीं ना कहीं आप उसमें सुधार करेंगे, और जब सुधार करेंगे तो मुझे लगता है आने वाला जीवन की जो राह है वो आसान हो जाएगी और कोई भी एग्जाम आपके लिए सफलता के राह द्वार खोल देगी या दरवाजे खोल देगी। क्या बात है सर, आपने पूरी किताब की समरी बयान कर दिया आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। एक चीज़ जो बहुत ही आम है और पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय भी होता है, एक तालीम की जो इब्तिदा होती है बच्चों की, जो थोड़े बड़े होते हैं, वालिदैन को फ़िक्र होती है कि उन्हें प्ले स्कूल में डालें, प्राइमरी स्कूल में डालें। तो स्कूलिंग कराने के लिए जो पेरेंट्स की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, वो ज़रूरी भी है, और एक्सपेक्टेशंस भी जो है मतलब इसमें बढ़ जाती हैं वालिदैन की कि हमें बच्चे को इस रूट में डालना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिक से जब बच्चे को स्कूल में डालें उस वक्त एक वालिदैन के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, तो उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आमिर आपने। देखिए ये क्या होता है कि हमारी पेरेंट्स की भूमिका एक जो है ना, मैदान में जैसे कुछ बच्चे जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो उस कोच की तरह होती है जो अपने बच्चों को फील्ड में क्रिकेट खेलने के लिए तो भेज दिया, लेकिन वो क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस कराते हैं, बॉलिंग कराएंगे, रनिंग कराएंगे, दौड़ाएंगे, और कई बार तो वो ना तो बैट देते हैं ना बॉल देते हैं, पहले उनका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो बिल्कुल बच्चे को भी पहले तो आप जहां भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, दूर बैठ करके आप सिर्फ उनका मूल्यांकन कीजिए कि हमारे बच्चे का हाथ जो है गूगली के लिए परफेक्ट है, फास्ट बॉलिंग के लिए परफेक्ट है, या बैटिंग में शॉट मारने के लिए करना है, हुक के लिए है। ये धीरे धीरे एक दिन में नहीं पता चलेगा। सबसे पहले तो उसका स्टेमिना पहचानना होगा, उसका स्ट्रेंथ पहचानना होगा, उसका स्ट्रेंथ पहचाननी होगी और इंटरेस्ट पहचानना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी हिडन पावर है। जिस दिन आप पहचान लेंगे,
या ऑलराउंडर खेल सकता है, ये एक दिन में नहीं पता चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, अपना 20 बच्चों पर कई बार जो हमारे अधूरे सपने हैं वो बच्चों के माध्यम से जब हम पूरा करने लगते हैं तो बच्चा कहीं का नहीं रह जाता। तो सबसे पहले उसके स्ट्रेंथ को पहचान करके यदि हम कहते हैं कि उसी राह पे धीरे धीरे उसको बढ़ा करके आप एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करें, एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करें और उसके फेल्योर को भी उतना ही सपोर्ट करें जितना उसके सक्सेस को सपोर्ट करते हैं, तो हतोत्साहित नहीं होगा। और बार बार यदि आप कहेंगे कि पास और फेल जीवन का हिस्सा है तो वो घबराना भी छोड़ देगा और एक दिन आएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपकी 5 डॉट बॉल चली जाती है क्रिकेट में, आप 0-0-0-0 रन बनाते हैं, लेकिन आप बल्ला को बार बार घुमाते हैं और 6वीं बॉल पे एक सिक्सर लग जाता है तो 5 बॉल की कसर पूरी हो जाती है। बस पेरेंट्स को यही है कि वो 6 का इंतजार करना चाहिए। जिस दिन वो उठाकर मारने लगता है तो उसका वो गोल मिल जाता है, उसका वो लक्ष्य मिल जाता है। आप घबराएं नहीं, बल्कि पूरे सब्र के साथ, धैर्य के साथ इंतजार कीजिए और उसकी बिल्कुल, आप उस बॉल का इंतजार करिए जिस पे आप सिक्सर मार सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। नाजरीन हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखते हैं आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, नाम बताइए। सर जी मेरा नाम जहांगीर अहमद, मैं J&K कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। जी जहांगीर साहब पूछिए। मुझे पूछना कुछ नहीं है सर, मगर जो आपके शर्त है मैं इसकी बात से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, हद से भी ज्यादा। कि जो इसने भी बात बोली कि मतलब हम क्रिकेट के मैदान में भेजते हैं कि बच्चे को ये करना है या वो करना है, मगर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। असल में हम बच्चे को क्या है ऊपर ही ठोकते हैं, नहीं आपको MB तो आपको तो मेडिकल पकड़ना है, आपको तो वो बनना है। मतलब हम बच्चे का ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे का मतलब करना क्या चाहता है, असल में उसी का जहन पढ़ना है कि बच्चा मतलब। मैं इसके बाद से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, हद से भी ज्यादा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर साहब। शुक्रिया जहांगीर साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। कुछ पूछना भी चाहेंगे? चलिए आपसे किसी तरीके से कमजोरी है, मतलब हमें क्या करना चाहिए? ओके ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे प्रोफेसर साहब से पूछना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो अंदाज अपनाया वाकई बहुत खूबसूरत है। क्योंकि किसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है कैसे मालूम? कोई फास्ट बॉलर है, उसके अंदर फास्ट बॉल फेंकने की जो है क्षमता है, कोई स्पिनर है गूगली कर सकता है, कोई अच्छा बैट्समैन है अच्छा खेल सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है यकीनन नाजरीन को पसंद आया और अप्रिशिएशंस। सर ये अभी इन्होंने कहा कि जो बच्चों के अंदर कमजोरी है उसको कैसे दूर करना चाहिए? देखिए, हर एक बच्चा मुझे लगता है अल्लाह का, ईश्वर का एक अद्भुत देन है, असाधारण प्रतिभा लेकर पैदा होता है और सब में बहुत अच्छी खूबियां भी होती हैं और कमजोरियां भी होती हैं। तो हमें क्या है कि हम क्या होता है कि कई बार खूबियों को ज्यादा देखने लगते हैं, हम उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते। धीरे धीरे जब हम उस अच्छाई को मोटिवेट करना चालू कर देंगे तो आपको हर एक बच्चे की हर एक एक्टिविटी सकारात्मक लगने लगेगी। तो हमें उसके भीतर का, जैसे मैंने कहा ना कि वो जौहरी ही पहचान सकता है कि इस पत्थर में हीरा छुपा है या नहीं छुपा है, तो उसको एक तरह से पहचानने की जरूरत होती है। यदि कोई बच्चा पेंटिंग करता है तो उसको पेंटिंग में जाना चाहिए। यदि सचिन तेंदुलकर, मैंने अभी क्रिकेट का उदाहरण लिया, यदि उनके पिताजी उनको सिंगर बनाना चाहते, या फिर आपने पहला सवाल पूछा कि बेटा तू नीट का एग्जाम दे दे, तो ना तो वो जिंदगी भर सिंगर बन जा पाता और ना तो वो नीट का एग्जाम क्लियर कर पाता। क्योंकि जो बच्चा 6 या 7 साल में बैट उठाकर मारना चालू कर दिया तो उसके पिताजी जानते थे कि ये तो सिर्फ बना ही इसके लिए है। ये पहचानने की जो कला है ये पेरेंट्स के भीतर होती है, जो गुरु होता है उसके भीतर होती है। और मुझे लगता है गुरु मिलना सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक मेंटोर मिलना महत्वपूर्ण होता है। आपको जीवन में टीचर बहुत मिलेंगे, आपको बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्टर मिलेंगे, लेकिन गुरु मिलना, कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो मुझे लगता है गुरु का जो स्थान है खुदा से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है। उस दिन जिस दिन मिल गया तो वो आपको सही राह बता देगा कि आपके भीतर क्या छुपा है और क्या टैलेंट है और आप किस रास्ते पे जाएंगे, तो आपका पूरा जीवन मुकम्मल हो जाएगा, आपका जीवन पूरा सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है सही रहनुमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रहनुमाई अगर ना हो तो यकीनन जो है पाँव डगमगाने के चांसेस रहते हैं। सर इसी से चूँकि अभी हमने बेसिक से शुरू किया है, स्कूलिंग से, फिर बाद में स्कूलिंग के बाद कॉलेज का नंबर आता है, बच्चे बड़े हो गए हैं,
अब वो अपना फैसला कर सकते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए क्या गोल होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं? देखिए क्या होता है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था पर महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस का एक बहुत अच्छी चीज लागू होती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है कि रटंत विद्या पर आधारित है। उन्होंने 3 शब्दों पे कहा है कि हम किसी चीज को पढ़ते हैं और कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। दूसरा क्या है कि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो वो चीजें हमें याद आ जाती हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि यदि हम किसी चीज को करते हैं, व्यवहार में उसको अपनाते हैं, तो आजीवन के लिए हो जाती है, वो फिर हम कभी नहीं भूलते। कंप्यूटर में यदि आपने कोई एक एप्लीकेशन सीख लिया, कोई सॉफ्टवेयर सीख लिया और 2-4 महीने आपने कर लिया, तो वो जीवन भर नहीं भूलेगी, चाहे आपकी उम्र 80 साल की हो जाए या 90 साल की हो जाए। तो बच्चों को, कोई भी बच्चा हो, तो हम बार बार बोलते हैं कि सिद्धांत पढ़ो, जो किताबों में लिखा है पढ़िए, लेकिन उसको जीवन में जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका भाग्य बदलने वाला नहीं है। किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, सबके लिए लिखी हैं, क्लास वही होता है, टीचर वही होता है, पढ़ाने वाला सब वही होता है, लेकिन उसी क्लास में से कुछ बच्चा उसी चीज को बहुत सार्थक ढंग से, सकारात्मक ढंग से कहां पहुंच जाता है, बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और कहीं वही क्लास का दूसरा बच्चा जो चीजों को सही समय पर व्यवहारिक ढंग से नहीं समझ पाता, वो कहीं ना कहीं बेकारी में, बेरोजगारी में जीवन भर घूमता रहता है। ये बिल्कुल बच्चे की उस प्रतिभा पर निर्भर करता है और वो पढ़ाने वाले उस गुरु पर निर्भर करता है कि जब तक अंतिम छोर का बच्चा उनका जो पढ़ाया हुआ है वो ना समझ जाए, तब तक उसको ना आगे बढ़ने दिया जाए। क्योंकि परीक्षा की जो रेस है वो 100% ला लेने से मुझे लगता है वो कुछ नहीं होता, जब तक कि उसके अंदर कोई ना कोई व्यवहारिक चीज नहीं डेवलप हो जाती, स्किल नहीं डेवलप हो जाती, जिसके माध्यम से वो है बाजार में जाकर के अपने लिए कुछ सार्थक रोजगार ढूंढ सके। जी बिल्कुल सर, अपने जो है स्किल्स की बात की, स्कूलिंग और कॉलेज के बीच में जो है आमतौर पे स्किल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ख़ास करके बच्चों में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, कुछ टेक्निकल हुनर सीखना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो ऐसी सूरत में जो है दोनों का, बच्चों का और वालिदैन का, पेरेंट्स का जो है क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए? देखिए, जो कोई भी पेरेंट्स आज है वो 90 के पहले के पेरेंट्स होगा, मुझे लगता है 30 साल तो पहले के होगा, तो उसको हम जो है आज की भाषा में बोलते हैं XY जनरेशन के लोग हैं। और जो अभी जो 2000 के बाद के, 2001 के बाद के जो है वो जो जनरेशन, उसको हम जेड जनरेशन कहते हैं। तो जेड जनरेशन जो पैदा हुआ है वो हाथ में मोबाइल और टेक्नोलॉजी लेकर पैदा हुआ है। जो 2000 के पहले के लोग हैं उनके पास क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक तो सूचना थी, लेकिन डिजिटल मीडिया नहीं था। वो हाथ में मोबाइल और स्मार्टफोन लेकर नहीं पैदा हुए हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे घर का 3 साल का बच्चा हमसे अच्छा कोई भी ऐप चला लेता है, जो उसको पसंद है वो काम कर लेता है, और हम 30 साल के होकर के भी उस एप्लीकेशन को नहीं जानते, नहीं समझ पाते। उसका रीजन ये क्या है कि दिन भर उसका इंटरेस्ट क्या है, उस मोबाइल और स्मार्टफोन पे है। तो ऐसे में हम बोलना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो दूर खड़े होकर, बार बार देखता हूं, हो रहे बदलाव में आसपास को जानने और समझने की कोशिश करें, और जो बदलाव हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो या समाज में हो रहे परिवर्तन को, उसको समझना होगा और उसके हिसाब से बच्चे को आगे बढ़ाना होगा, उसको मोटिवेट करना होगा, उसमें स्किल डेवलप करनी होगी। जैसे कि अभी सुंदर पिचाई साहब ने 6 महीने पहले कहा, 2001 में बिल गेट्स कहते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त नहीं है वो आज के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। लेकिन अभी 6 महीने पहले सुंदर पिचाई साहब, गूगल के जो CEO हैं, हेड है, वो कहते हैं कि यदि आज की शिक्षा व्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से युक्त नहीं है तो आने वाली पीढ़ी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसका मतलब यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को नहीं जानते हैं तो आपके लिए आने वाला जो समय होगा एक तरह से कठिनाई भरा होगा, लेकिन यदि आप सीख जाते हैं तो एक बिल्कुल हवा में लहराते हुए आप अपने जीवन को एकदम ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। चूंकि वक्त कम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूं कि आपकी जो बातें हैं, रहनुमाई है, वो नाज़रीन तक पहुंचे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जैसा कि हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं, बच्चे अपना खर्च खुद उठा लेते हैं,
क्या बच्चों में इंडिपेंडेंट थिंकिंग को लाना सही होगा ताकि वो जिम्मेदार हो सके? हालांकि अपने मुल्क में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। पढ़ाई के साथ साथ वो अपना खुद का खर्च उठाएं और अपनी जो है मतलब अपनी तैयारी खुद से करें, पढ़ाई भी कर लें, कुछ कमा भी लें। कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम जी जी जी, मुझे लग रहा है कि शायद मैं आप तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में पूछ रहा था सर, कि आमतौर पे बाहर के मुल्कों में देखने को मिला है कि वो पढ़ते भी हैं और अपना खर्च भी निकाल लेते हैं। जी जी, इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है सर, तो ऐसे में क्या बेहतर होगा? देखिए क्या होता है, मैं तो बोलता हूं कि बच्चे को पढ़ते समय ही एक तरह से इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ ले जाना चाहिए। और उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि जब बच्चा फील्ड में जाता है तो जो क्लास से ज्यादा सीखता है। तो हम तो कहते ही हैं कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद उनका इंटर्नशिप होना चाहिए। शायद आपकी तरफ से रास्ते का कोई प्रॉब्लम है और शायद टेक्निकल एरर की वजह से आपसे हो नहीं, आपकी तरफ से जो है हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रोफेसर संजय सिंह बघेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ढेर सारी मालूमात लेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं, क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले हफ्ते। आदाब।